बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल फोकस लर्निंग में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का सीरीज़ शुरू किया है, ठीक है, जिसमें हम अब तक जो है सेट 4 तक का वीडियो लोड किया है, जिसमें कि सारे प्रॉब्लम का एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देखें, ताकि जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपके मॉडल सेट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। जितना भी टाइप का है, जिस टॉपिक में जो मॉडल सेट में दिया गया है उसी आधार पे आपको फर्स्ट टर्म में प्रॉब्लम को पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेट 5 है ना का फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1। तो ये आप जानते हैं कि कोई भी रिलेशन होता है, अगर इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3, तो इसमें है ही नहीं। और सिमेट्रिक में जानते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स आर हो तो जस्ट बी ए बिलोंग्स भी होना चाहिए आर। तो ये सिमेट्रिक का पहचान है ना। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ये नेचर चाहिए। तो मेरा शायद अवेलेबल है, देखिए 1 2 है तो 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख, ये सेकंड प्रॉब्लम जो है कहता है आर बी ए रिलेशन इन द सेट एक्स बिलोंग्स जेड, एक्स इज 0 to 12, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है, x का वैल्यू। तो कहता है कि ऐसा कोई नंबर इसमें से लेंगे तो जिसके कि ऑर्डर पेयर बनाना है। तो अगर हम देखिए 1 और 5 ले लेते हैं, 1 5 बिलोंग्स आर करते हैं, तो इसका मतलब हो गया 1 - 5, यानी मॉड के अंदर -4, ये हो जाएगा 4। तो ये मल्टीपुल ऑफ 4 है, समझ रहे हैं। तो जस्ट इसका जो है 5 1 अगर लेते हैं बिलोंग्स आर, तो देखिए ये होता है 5 - 1 और ये 4 होता है। तो ये देखिए मॉड 4 क्या होता है, 4 ही हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो गया, अगर 1 5 बिलोंग्स कर रहा है तो 5 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक का शो करता है, ठीक है। और एक अगर ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2 2 ले लेते हैं, 2 2 बिलोंग्स आर, देयरफॉर 2 - 2 जो है वो 0 है, और 0 × 4 क्या होगा, मल्टीपुल ऑफ 4 ही है, ये 0 भी मल्टीपुल 4 है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में आइए, कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, सपोज कि 1 5 बिलोंग्स आर है, ठीक है, एंड 5 9 बिलोंग्स आर है। तो इसका मतलब हो गया 1 - 5 इक्वल टू 4, ये मल्टीपुल 4 है ही, और 5 9 जो है इसका मल्टीपुल करेंगे तो कितना होगा, -4, और ये मेरा 4, ये भी मल्टीपुल 4 है। तो ये दोनों जो है क्या है, इसमें रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए जब 1 5 है, 5 9 है, तो 1 9 लीजिए, 1 9 बिलोंग करना चाहिए। तो इसका 1 - 9 कितना है, 8 है, तो 8 को 2 × 4 का, यानी ये भी 4 का मल्टीपुल है, यानी ट्रांजिटिव भी शो कर रहा है और रिफ्लेक्सिव भी शो कर रहा है, और क्या शो कर रहा है, सिमेट्रिक भी शो कर रहा है। तो ये जब जानते हैं कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कि जब तीनों कोई ऐसा रिलेशन जिसमें कि तीनों पाए जाए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। समझ गए बच्चों। देखिए 0 0 है, 4 का मल्टीपुल हो, 0 तो हर एक नंबर का मल्टीपुल है ही, है ना। 1 5 इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, जिसमें कि मल्टीपुल हो, है ना। क्या मल्टीपुल, जैसे 5 12 4 12 ले लेते हैं तो 8 आएगा, तो मल्टीपुल है। तो इसमें से दो नंबर को लेके सिर्फ शो करना था कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों है, तो ये एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम था, ये थर्ड प्रॉब्लम का था, लेट आर इज 1 3 4 2 2 4, आपका 2 3 3 1 है ना, 1 3 है। तो यहाँ पर कहता है कि जिसमें कि 1 2 3 4 है, फंक्शन है, रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो मेरा ये जान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं, इसमें से 4 भी होना चाहिए, तो चारों में से एक भी नहीं है। चलिए ठीक है। अब अगर 4 2 लेते हैं तो 2 4 है, एक तो सिमेट्रिक को सेटिस्फाइड करता है। 2 3 लेते हैं, 3 1 है ना, तो ये तो 2 3 का 3 2 तो नहीं है, चलिए ये तो नहीं है। 1 3 का 3 1 है, लेकिन ये जो ऑप्शन है 2 3 का 3 2 होता तो ये सिमेट्रिक होता, बट इसके चलते ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन जस्ट उल्टा है, 4 2 है, 2 4 है,
3 1 है, 1 3 है, तो ये हो जाता है। चलिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं होता है इसके चलते, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में आइए, अगर आप लेते हैं 4 2 2 4, तो 4 4 है, इसमें अवेलेबल नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं है। 2 3 है, 2 1 भी नहीं, तो यानी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक को सेटिस्फाइड करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 देखते हैं। प्रॉब्लम 4 है, वो कहता है कि आर बीइंग ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर कोई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का सेट है ना। आर जो है रियल नंबर का सेट है, और ये आर से आर में डिफाइंड है कोई फंक्शन एफ, है ना, जहाँ पे यानी कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है ना। तो कहता है कि 1 1, तो 1 1 होने के लिए आप जानते हैं कि अगर ये 1 1 तब होगा कि जब इसका प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो, तो 1 1 हो जाएगा, है ना, 1 1 हो जाएगा। उसके बाद ऑन टू होगा कि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं, सभी का फिर इमेज बन जाए, तो ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो अगर 1 लेते हैं तो इसका मॉड 1 का वैल्यू 1 होता है, -1 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 ही होता है। तो ये मेरा फिर इमेज बन, इसका क्या हो गया, 2 नंबर का इमेज बनेगा एक, तो ये 1 1 नहीं है, यानी ये 1 1 ओनली नहीं है। ऑन टू में भी अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 2 ले रहे हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अगर मॉड में लेते हैं तो y बराबर मॉड x, तो ये नेगेटिव के लिए यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ना तो ये 1 1 होगा, ना ऑन टू हो जाएगा, इसलिए नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 देखते हैं हम लोग। देखिए 5 प्रॉब्लम कहता है कोई फंक्शन है आर से आर में, है ना, कोई फंक्शन है रियल टू रियल, कहता है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो गॉफ एक्स निकालना है। तो आप जानते हैं जैसा कि ये गॉफ एक्स, इसका जब गॉफ का डिफिनेशन होता है क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मान डालिए, एफ एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स, ठीक है, और जी एक्स कहाँ पे है, ये है जी एक्स मॉड एक्स। तो अगर यहाँ पे जी कॉस एक्स निकालना होगा तो यहाँ एक्स कॉस एक्स रखेंगे, तो ये भी कॉस एक्स, यानी ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स। देखिए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए ये कहता है कि रियल से रियल कोई फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू 2x है, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 है ना। तो कहता है कि इसका इन्वर्स निकालिए। तो इन्वर्स के लिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो ये जो भी लाइन का इक्वेशन देख रहे हैं, ये 2x - 1, ये हमेशा 1 1 ही होता है ना। आप कुछ भी ले लीजिए, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो देखिए 2x1 - 1 2x2 - 1, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए किसी भी इमेज निकालते हैं, देखिए तो y इक्वल टू 2x - 1, यानी एफ एक्स को y मान लेते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए ये होता है 2x इक्वल टू y प्लस 1, तो x इक्वल टू होता है y प्लस 1/2, ठीक है। और इसका वैल्यू अगर इसमें डालते हैं, इसमें फंक्शन में देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1, तो एफ वाई प्लस 1/2, तो ये हो जाता है 2y प्लस 1/2 -1 2 2 कैंसिल, तो y प्लस 1 -1 यानी y, यानी ये प्री इमेज बन रहा। और ये जब करते हैं तो ये मेरा होता है y प्लस 1/2 इक्वल टू एफ इनवर्स y, और एफ इनवर्स y, ये एफ इधर आ जाता है, तो ये होता है x प्लस 1/2 इक्वल टू एफ इनवर्स x हो जाएगा, x प्लस 1/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम से, तो बच्चों देखिए 7 प्रॉब्लम कहता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -√3। ऑप्शन है 5π/6 -π/6 π/3 और -π/3। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से देखते हैं। तो बच्चों देखिए आपको हम बता चुके हैं और हर एक मॉडल सेट में बता रहे हैं कि ये मेरा अगर इस 0 to 91st क्वाड्रेंट में अगर ये अल्फ़ा है, तो इसमें माइनस अल्फ़ा होगा, जस्ट अपोजिट होता है, और इसमें पाई माइनस अल्फ़ा होगा, चूँकि 180 है तो इससे छोटा है। अब इसमें देखिए कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, इसमें साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स, ये ऑल आर नेगेटिव, इसमें भी
नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 कहाँ पे, ये है 10, तो 10 का जो है 10 का पहले पॉजिटिव निकाल लीजिए, 10 इनवर्स √3, √3 कितना π/3 में होता है। अगर हम 10 इनवर्स -√3 लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, अल्फा तो निकाल लिए हम लोग पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट से, इसका जस्ट इस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव वाला के लिए 10 नेगेटिव वाले क्या हो जाएगा -π/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 8 के प्रॉब्लम 8 कहता है वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2x² - 1 और x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो इसमें 2 sin इनवर्स cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स x π/2 - 1। तो ये आप जानते हैं कि ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में ये फॉर्मूला होता है, ये 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x² - 1, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते तो x इक्वल टू cos थीटा पुट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, ये डिटेल है पूरा, है ना। तो ये होता है cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 2 थीटा, थीटा का मान डाल दीजिए, आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों 9 प्रॉब्लम कहता है कि वैल्यू ऑफ 9π/8 -9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। ये ऑप्शन है साइन इनवर्स 2√2/3, कॉस इनवर्स 2√2/3, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, 9/4 कॉस इनवर्स 2√2/3। चलिए देखिए ये कहता है 9π/8 -9/4 साइन इनवर्स x। देखिए अब इस ये प्रॉब्लम है आपके पास, सॉरी साइन इनवर्स 1/3, तो इसमें से 9/4 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बच रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। और अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें, है ना, तो ये मेरा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। इस अगर x के प्लेस पे 1/3 डालते हैं तो ये मेरा कॉस इनवर्स 1/3 हो जाता, तो ये होता 9/4। और अगर यहाँ डालें कॉस इनवर्स 1/3 तो ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है कॉस इनवर्स 1/3, लिख दिए कॉस इनवर्स 1/3। तो देखिए कितना आसान है, हमने क्या किया 9/4 कॉमन ले लिया तो ये π/2 हो गया। और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, कॉस इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब x के प्लेस में 1/3 रखते हैं तो π/2 हो जाता है, साइन इनवर्स 1/3, यानी ये फिर इधर आके सेम एंगल होगा तो क्या होगा π/2 ही हो जाएगा। तो इसका पूरा का वैल्यू क्या हो गया कॉस इनवर्स 1/3। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 10 प्रॉब्लम देख, ये 10 प्रॉब्लम नंबर 10 कहता है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 देन वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो देखिए 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाता है π/4, ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू होता है साइन π/4, तो कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 प्रॉब्लम देखते हैं। 11 प्रॉब्लम कहता है कि एक्स वाई ये कोई मैट्रिक्स है और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो आप जानते हैं कि x माइनस वाई 3 6, है ना, 2x प्लस वाई, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, -1 3 6 4। तो आप जानते हैं ये इसके इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, ये इसके और ये इसके, तो 6 6 के बराबर 3 3 है। तो अब x और y निकालने के लिए या तो ये इसको इक्वल करना होगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1, इधर 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो जब 8 कीजिएगा तो y कैंसिल, तो ये हो गया 3x इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जब डालिएगा इसमें तो -2, यानी y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 जो ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए ये ए दिया हुआ और बी दिया हुआ, दो मैट्रिक्स है तो ए बी का था, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है। इसमें 4 ऑप्शन है तो ए बी क्या आता है, देखिए आप अगर ए बी डालोगे तो ये हो गया 1 0 0 -1 और 0 1 1 0। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट लेते हैं तो 1:0 0 0 0:1 0 1:1 1 0:0 0 0:0 0 -1 × -1 0:1 0 -1 × 0 0।
ये हो गया आपका 0 1 -1 0। अब इसमें से जो ऑप्शन होता है बच्चों करेक्ट कर लीजिए आप। तो शायद ऑप्शन डी या सॉरी ऑप्शन ए है ना, यहाँ पर 1 0, यहाँ 0 नहीं, ये वाला ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 देख। तो बच्चों 13 प्रॉब्लम कहता है कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा ये देखना है। तो आप देख रहे हैं कि ये दिख रहा है साहब कि इसमें 1 रो 2 रो 3 रो है, तो 3 रो हो गया इस टू 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम यानी 4 3:4। कहाँ पे बच्चों ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 14 प्रॉब्लम कहता है बच्चों कि ए इज़ एनी मैट्रिसेस ए डैश पर होल डैश है ना, यानी कि आप जानते हैं कि ए डैश पे होल डैश ए के बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बट ये देखिए अगर एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 2 3 4 6 है ना, इसका डैश ले लीजिए। तो जब डैश लीजिएगा तो कितना होता है 2 4 3 6, फिर इसका अगेन डैश ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 6, यानी रो कॉलम चेंज होगा। तो ये मेरा देखिए ऑप्शन ए ही आ जाता है ना, इक्वल टू ए, ठीक है। इस एग्जाम्पल से भी आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि ए डबल डैश इज ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 15 देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए कहता है कि इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। आप जानते हैं कि सिमेट्रिक होने के लिए ए इक्वल टू ए डैश चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ए डैश इक्वल टू माइनस ए चाहिए, है ना। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स ले ले 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यही एक मैट्रिक्स है जिसमें कि दोनों प्रॉपर्टीज पैसिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग 16 देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। तो बच्चों देखिए ये कहता है 16 नंबर के डिटर्मिनेंट दिया है 1 2 3 0 2 4 0 0 5, कहता है कि इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप जानते हैं एक तो प्रोसेस है 1 लेते हैं तो जिस रो को 1 का एलिमेंट लिए इस रो और कॉलम को 1 किया तो 2 4 0 5 हो गया। फिर आप 2 लीजिए तो -2 हो गया, ये बंद तो 0 0 4 5 और +3 लेते हैं, 3 लेते तो ये बंद तो 0 2 0 0। तो ये देखिए दो पार्ट ऑलरेडी ये 0 हो जाता है ना। तो ये हो गया 1 5 2 या 10 माइनस ये लेते हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे बीच का साइन माइनस का होता है। तो ये क्या होता है 0 -2 या 0 -0 या +3 0 -0, तो ये मेरा हो गया 10 और इधर तो ये हो गया 0 और +0, तो ये क्या हो जाएगा 10। 10 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम तो डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है 2 3 4 5 और इक्वल है x1 2x3। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना 2 5 जा 10 -4 3 जा 12, इधर हो जाएगा 3x -2x, तो ये हो गया -2, इधर से आया x इक्वल टू -2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 18 देख बच्चों देखिए 18 प्रॉब्लम कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये भी डिटर्मिनेंट पे प्रॉब्लम है और इसका वैल्यू कहता है कि क्या है 0 है, a + b + c है, 1 + a + b + c है, नन ऑफ दीज है। तो देखिए इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको डीपली सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, एक्सपेंशन मेथड से, बट आपको प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कर देना है। देखिए ये है डिटर्मिनेंट, तो इसको 1ab + c 1b c + a 1c a + b। देखिए हम क्या करते हैं C3 लेते हैं और C3 में आपका C2 + C3 कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाता है 1 1 1, ये हो गया A B C और ये होता है A + B + C, यानी ये इससे ऐड कर दिए, इससे ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा A + B + C, ये भी क्या हो जाएगा A + B + C और A + B + C कॉमन ले लीजिए C3 से, है ना, A + B + C कॉमन फ्रॉम C3 से जैसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों C3 से कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया A + B + C और इधर बचा 1 1 1 और ये हो गया A B C और यहाँ पर 1 1 1। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये मेरा होता है A, इसमें लिख सकते हैं आप
कि C1 इम्प्लाय C3, C1 इक्वल टू C3, तो A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो ये हो गया मेरा 0, 0 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 19 प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 1 2 3 6। आप जानते हैं कि जब दो बिंदु से कोई लाइन पास करता है, अगर ये मेरा लाइन है x1 y1 दो बिंदु है x2 y2, तो ए बी दो पॉइंट है, तो इसका ए बी का इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ ए बी फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए x1 है y1 है, ये मेरा x2 है और y2 है, तो वैल्यू बैठा दीजिए ये y माइनस टू इक्वल टू y2 दैट इज 6 माइनस 2 और 3 माइनस 1 x माइनस 1, है ना। कंसेप्ट क्लियर है। तो ये हो गया y माइनस टू, इधर हो गया कितना 4/2, इधर हो गया x माइनस 1, 2 2 कैंसिल, तो y माइनस टू इक्वल टू 2x माइनस 2। तो देखिए 2 2 सेम साइन है, ये -2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, -2 बचा y इक्वल टू 2x, दैट इज ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। नाउ 20 प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों देखिए 20 प्रॉब्लम कहता है ए इज नॉन सिंगुलर, यानी ए इज नॉन सिंगुलर है, तो मेरा कहने का मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नॉन सिंगुलर का यही पहचान। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स इक्वल टू आप जानते हैं कि ये मेरा होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू इट ज्वाइंट ए, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों, ये वाला है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बच्चों देखिए हमने अभी तक जो है सेट 5 का 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके विथ एक्सप्लेन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है आपको मिलता रहे। और अभी इस 5 सेट के बाद हम सीरीज़ देंगे, है ना, वो जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ देंगे हमें, जिसमें अभी तक हमने 2 टॉपिक का, एक टॉपिक है रिलेशन फंक्शन और दूसरा जो है आपका इन्वर्स फंक्शन का हमने दे चुका है ना, एक्सप्लेन करते हुए टोटल MCQ सीरीज दिया है। अब इसके बाद जो होगा इस मॉडल सेट के बाद हम उस सीरीज़ को देंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसलिए बच्चों आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं 21। इस देखिए कि द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन, कोई फंक्शन है f(x) = kx स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 2 और 3 इफ़ x ग्रेटर देन 2, तो कहता है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप जानते हैं कि 2 है, 0.2 है, तो 2 से लेस होगा तो ये आ जाएगा। तो जहाँ पर भी x है वहाँ 2 डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका k इंटू 2 का होल स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन 2 है, तो ये तो 3 है ही, ये फिर 2 डालेंगे, इसी में इक्वल भी है, तो ये हो गया k इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी 4k हो जाता है ये, और इधर 3, ये भी 4k। तो किसी 2 को इक्वल कर लेते हैं हम लोग, तो 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/4, 3/4 ऑप्शन बी इज। तो बच्चों देखिए ये कहता है एट विच द पॉइंट, किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है ना। तो ये x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो मान लीजिए कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, हम सपोज 2 से स्टार्ट करते हैं, x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं, तो ये हो गया 2 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया 2 माइनस h x में, इधर हो गया 2 माइनस h, है ना। तो 2 माइनस h यहाँ पर देखिए, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 बच्चों, ये हो गया मेरा 2 माइनस h, और ये देखिए 2 से कम आएगा, h घट रहा है तो 1 हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 1 पे आएगा। तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया 1 माइनस h, और जब लिमिट लगा दीजिए तो 1 माइनस 0 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f2 प्लस h। जब इसमें जब डालेंगे फंक्शन में, चूँकि एक ही फंक्शन है ना, तो ये हो गया 2 प्लस h, और इधर मान लीजिए 2 प्लस h। तो आप देखिए बच्चों कि जब ये 2 से बड़ा होगा तो नियरेस्ट क्या 2 प्लस h कुछ बड़ा होगा, तो इसलिए हम यहाँ इसका वैल्यू क्या ले लेंगे, इस
ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इधर हो गया 2 + h, इधर -2 करके क्या हो जाएगा h हो जाएगा। और तो h जब लिमिट लगाएंगे तो h में तो क्या हो गया 0, तो ये 0 ये 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है इक्वल है, यानी ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया है ना आपका, ये डिसकंटिन्यूअस 2 पर हो गया। चलिए अब फिर हम लोग देखते हैं 1 पे चेक करके देखते हैं, 1 पे चेक करते हैं है ना। तो 1 पे चेक करते हैं तो ये होता है 1 - h, ये मेरा हो जाएगा 1 - h। तो आप देख लिए कि 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी कि ये तो करेक्ट हो गया उसके अनुसार। 1 पे चेक कर 1 - h, 1 - h, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया बच्चों 1 - h, और ये 1 से छोटा तो कहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 0। तो 1 - h जब इसका आप लिमिट लगाइएगा है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 - h, यानी ये मेरा कितना निकल रहा है बच्चों देखिए तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका हो गया 1। राइट हैंड लिमिट में आइए, आप 1 + h करते हैं, 1 पे ले रहे हैं ना हम लोग, 1 प्लस यानी ये चेक करें सी वाला, तो ये हो जाएगा कितना 1 + h और 1 + h यानी कि जब ये जाएंगे हम लोग, ये तो 1 + h हो गया, 1 + 1 से बड़ा कोई जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे है ना, तो ये 1 हो गया। और ये कैंसिल किए तो क्या बचा h बचा, h का लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा 0 ये भी 1, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यानी ये भी मेरा करेक्ट है। अब 0 पर भी चेक करके देख लेते हैं हम लोग, बेहतर होगा है ना, तो पता चल जाएगा कि क्या है। यहाँ तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है, 1 पे भी है। अब 0 पे चेक करके देखते हैं हम लोग बच्चों, देखिए 0 ले लेते हैं हम लोग, तीसरा कंडीशन 0, तो ये मेरा हो गया 0 - h। चलिए ये फिर से लिख लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f - h। अब डालिए लिमिट h टेंस टू 0, तो ये मेरा हो जाएगा -h -h है ना। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये -h, और ये मेरा हो जाएगा h, तो 2h हो गया यानी 0 हो गया, ठीक है। -h ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 से कम, कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट अगर ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h, यानी कि fh, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये मेरा हो जाएगा 0 + h, यानी 0 - h, तो माइनस नंबर में आएगा तो नेगेटिव ही हो गया, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। बट अगर 0 + h यानी 0 से बड़ा कुछ आ रहा है तो क्या हो जाएगा 1 के नज़दीक जाएगा, तो ये मेरा FH हो गया, या 0 + h ही डालते हैं है ना। तो ये कितना हो गया h -0 + 1, तो क्या हो गया 1 + h रख लीजिए लगभग है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 + h, मान लीजिए 0 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, तो ये मेरा कितना हो गया h -1 यानी -1, तो ये 0 हो गया, ये -1, ये भी बराबर नहीं, तो मेरा तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नन ऑफ दीज लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या कुछ में हम तीनों करेक्ट है, 0 भी सही है, बी भी सी भी तीनों करेक्ट है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज रहता तो इसमें हम लोग टिक मार देते, बट इसमें नन ऑफ दीज है इसमें, इसलिए ऑप्शन में हम लोग आंसर दे नहीं सकते हैं, ठीक है, तीनों आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 23। तो बच्चों देखिए ये कहता है फंक्शन है f(x = x - 3x बिलोंग्स r कंटिन्यूअस एट x = 3 कंटिन्यूअस एवरीवेयर नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3। तो कंटिन्यूअस चेक करते हैं हम लोग, पहले x = 3 लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 पर है तो 3 डालते हैं, तो ये मेरा लिमिट h टेंस टू 0 f3 - h, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f3 + h, इधर हो गया 3 - 3 दैट इज़ 0, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 और 3 - h डालते हैं इसमें, 3 - h -3 3 3 खत्म, इधर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 3 + h -3 3 3 खत्म इक्वल टू 0। तो ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0 -h हो गया h हो गया, इधर हो गया h हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 h और ये 0, यानी कि ऑल इज़ 0, ये कंटिन्यूअस, यानी कि ये कंटिन्यूअस एट x = 3 हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर भी होगा, नॉट डिफरेंशिएबल पे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल है या कि नहीं ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जब कंटिन्यूअस है तो एवरीवेयर कहीं पे भी न ये कंटिन्यूअस होगा, चूँकि x रियल नंबर है, तो 3 पे देखें तो कहीं पे होगा,
तो ये दोनों करेक्ट हो गया। थर्ड देखते हैं नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम लोग लिखते हैं नॉट डिफरेंशिएबल के लिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चलिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच माइनस एफ 3/3 माइनस एच माइनस 3, है ना। तो देखिए ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, आप डालिएगा 3 माइनस एच माइनस 3, इधर हो गया f3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और इधर 3 कैंसिल माइनस एच, तो 3 यहाँ भी कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0, ये माइनस एच बाय माइनस एच खत्म हो गया 1, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0 f3 प्लस एच f3 देयरफॉर 3 प्लस एच माइनस 3 कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0 f3 प्लस एच यानी 3 प्लस एच माइनस 3, ठीक है, ये हो गया, और इधर हो गया f3 3 माइनस 3 0 अब बाय एच। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे जो है मॉड से माइनस एच आएगा तो ये एच बचेगा, तो ये मेरा हो गया -1 और ये हो गया एच बाय एच कैंसिल होके 1। तो आप देखिए कि ये -1 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये मेरा ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, नॉट डिफरेंशिएबल करेक्ट है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ABC, आंसर मेरा हो जाएगा डी, ये ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 20, ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कहता है ना, यानी कि वाई ले लेते हैं हम लोग, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो बट यहाँ पे एक्स नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ये चेन रूल से अगर करते हैं एक्स प्लस बी का तो एक रह जाएगा, और एक्स का वैल्यू 1 और बी का 0, यानी यहाँ से क्या होता है ए कॉस ए एक्स प्लस बी। चलिए ये ऑप्शन हो गया मेरा सी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अभी डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई, जिसमें कि एक्स वाई कोई फंक्शन है, पाई कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डी पाई बाय डी एक्स, तो ये 1 हो गया, और इधर हो गया डी वाई बाय डी एक्स, और आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपको डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम 26, ये कहता है कि वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। अगर ये कॉस इन्वर्स कर दिया जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर माइनस 1, अगर इसको कॉस में बदला जाए तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स x का इन्वर्स में, ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर डेरिवेटिव कीजिएगा तो 2 कांस्टेंट है डी कॉस इनवर्स x बाय डी एक्स, और कॉस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बट बच्चों देखिए, अगर जो इस बच्चे को याद नहीं है फॉर्मूला, तो x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अगर लेते हैं हम लोग सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, तो यह होता है सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाता है सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये होता है सेक इनवर्स, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक 2 थीटा, तो बचा 2 थीटा, इधर y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स x, यानी यही फार्मूला आ जाता है बच्चों। अगर जिसको फार्मूला याद है ये इस तरह बनाएगा, इजी वे में बन जाएगा, और थोड़ा डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम समझते हैं ये वाला ही सबको याद होना चाहिए। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 27, प्रॉब्लम भी डेरिवेटिव का है y इक्वल टू 3x। तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू अगर ax होता है तो इसका x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव होता है ax log a, है ना। तो ये फॉर्मूला को अगर देखते हैं तो अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाता है 3x log 3। इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों, ये आप देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 28 देखते हैं, क्योंकि y इक्वल टू 5 cos x दिया हो, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है।
और कहता है इसका डबल डेरिवेटिव। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है 5, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर डिटेल है तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये मेरा डी वाई बाय डी एक्स हो गया -5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अगेन इसको डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है मेरा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा 5, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये हो गया कॉस एक्स और +3 साइन एक्स, ठीक है। आप माइनस कॉमन ले तो माइनस कॉमन ले तो एक्स हो गया, -3 साइन एक्स हो गया। तो ये देखिए आपका प्रॉब्लम ही आ जाता है, यानी कि ये हो जाता है मेरा -y, चूँकि 5 cos x 3 sin x ये y है। तो ये मेरा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 29 कहता है बच्चों को डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, यानी कि जो x के रिस्पेक्ट में अभी तक डेरिवेटिव करते आए हैं, इस cos x फंक्शन का sin x के डेरिवेटिव में करना है, रिस्पेक्ट में करना है। यानी ये प्रॉब्लम है मेरा d cos x बाय d sin x, है ना, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए d cos x बाय डी एक्स डालते हैं और ये d sin x बाय डी एक्स डाल देते हैं। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। sin बाय cos क्या होता है, tan x होता है। तो -10x इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बच्चों ये भी डेरिवेटिव का सवाल है, डी बाई डी एक्स निकालना, बट ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना, और इसमें देख रहे पैरामीटर टी है दोनों का। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखिए x इक्वल टू √a² साइन इनवर्स टी, जब स्क्वायर करेंगे तो ये होता है x स्क्वायर, ये हो गया a साइन इनवर्स टी। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x स्क्वायर बाय डी एक्स ये तुम्हारा हो जाएगा डी ए साइन इनवर्स, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये हो गया कितना, टी और साइन इनवर्स टी बाय डी टी। तो ये तो हो जाता है 2x, एक्स स्क्वायर का 2x एक्स के रिस्पेक्ट में इधर हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी इधर हो जाता है। ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग होता है, तो इसका हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी लॉग ए, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया आपका डी एक्स बाय डी टी बराबर हो जाता है, देखिए एडजस्ट करते हैं, ये नीचे आ जाएगा, तो ये होता है ए साइन इनवर्स टी, ये हो गया लॉग ए, नीचे हो गया 2x √1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब सेम इसी तरह y इक्वल टू डालते हैं a cos इनवर्स टी, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो a cos इनवर्स टी, इसका अगर डी वाई स्क्वायर बाय डी टी और डी ए कॉस इनवर्स टी बाय डी टी, तो ये हो गया 2y डी वाई बाय डी टी ले लिए इक्वल टू, ठीक है, डी वाई बाई डी टी ले लिए इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे जस्ट ऐसा ही। ये तो a cos इनवर्स टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा log a cos टी हो जाता है -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स टी का, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये देखिए हो जाता है a cos इनवर्स टी, ये हो गया log a, यहाँ नीचे आ गया ये माइनस, ये हो गया 2y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गया, डी वाई बाई डी टी निकल गया, डी एक्स बाई डी टी निकल गया। बच्चों देखिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे, यहाँ पे प्लेस नहीं है, है ना। तो अब यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी रहने देते हैं, डी वाई बाई डी टी कैसे निकला ये आप देख लिए। चलिए देखते हैं हम लोग, ये डी एक्स बाई डी टी रहने देते हैं, इधर डी वाई बाई डी टी रहने देते हैं, दोनों का काम है, चूँकि आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी आपका आया है -a cos इनवर्स टी, cos इनवर्स टी log a, और नीचे मेरा आ जाता है
2y√-x², ठीक है, और इधर माइनस है ही। फिर नीचे आइए, ये कहता है ए पे पावर साइन इनवर्स t log a बाय 2x √1-x²। तो आप देखिए कि log a कैंसिल हो जाएगा, ये भी √1-x² कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे देखिए a cos इनवर्स t इक्वल टू है y², ठीक है। तो हम लोग डालते हैं इसको डालेंगे। अगर इसको वैल्यू निकालना है सिर्फ a cos इनवर्स t को, ये पावर में है, a cos इनवर्स t पावर में है, तो मेरा हो जाएगा कितना y²। तो ये हो गया -y², नीचे हो गया 2y, नीचे इसके नीचे क्या है, फिर ये मेरा क्या था x² हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2x। तो देखिए, और ये कहाँ से आ रहा, a तो नहीं होगा, सॉरी y² होगा, ठीक है। तो देखिए एक y ये खत्म, 2 भी यहाँ से ख़त्म, x भी ख़त्म, तो ये मेरा क्या हो जाता है y, ऊपर y बचता है, नीचे x, y बाय x, दैट इज़ y बाय x। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये सॉरी -y/x हो गया, क्योंकि ये माइनस बचता है, -y/x। तो ये मेरा ऑप्शन जो है मेरा बच्चों सी इज़ करेक्ट है आंसर, ठीक है। ये हो गया सी करेक्ट आंसर है, -y/x। रेट ऑफ चेंज 31 का प्रॉब्लम है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल का जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल है, सपोज अगर इसका एरिया जो है ए है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। और यहाँ पे देखिए कहता है एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा हो गया dA/dr, तो ये हो गया पाई, इधर हो गया 2r, 2πr। r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, है ना। 31 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट ये कहता है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, कहता है कि एक गुब्बारा सदा गोलाकार रहता है, हैज़ वेरिएबल रेडियस, और इसका जो रेडियस है वो परिवर्तनशील है। द रेट एट विच द इट्स वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसका वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, है ना। क्या प्रश्न है, प्रॉब्लम है कि एक बैलून है जो हमेशा गोलाकार रहता है, और उसकी त्रिज्या जो है क्या कहता है वेरिएबल है ना, परिवर्तनशील है। द रेट एट विच वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है स्फेरिकल का 4/3 पाई r³ होता है, और जब इसके r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा तो 4/3 पाई r³ का 3r², है ना, 3 कैंसिल, ये हो गया 4 पाई, r का वैल्यू 10 दिया हुआ है, कहाँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 100, तो ये हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ठीक है। देख लिए गोले का आयतन जो है इतना होता है, v = 4/3 पाई r³, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, और इसका ऑप्शन जो है हम लोग 400, ऑप्शन ए इज करेक्ट। fx इक्वल टू साइन x इज इंक्रीजिंग 0 to π/2, डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कि अगर हम ये जो साइन x है ना, तो अगर इसका f' निकालते हैं तो मेरा क्या होता है कॉस, तो साइन x द फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग कब होगा, तो इंक्रीजिंग f' कॉस x हो गया। तो ये देखते हैं हम लोग कि कॉस x जो है, अगर ये मेरा रेंज है 0 to π/2, तो इस रेंज में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो ये तो मेरा ये भी करेक्ट है, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि कॉस x जो है ये पाई, और ये π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है,
तो ऑलरेडी एफ डैश एक्स का मान जो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स निकला, तो इसके बीच क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो डिक्रीजिंग में मेरा करेक्ट हो गया। अब ये कहता है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इज 0 से π/2, तो ये तो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग है, यानी कि 0 से π/2 में निश्चित है कि इंक्रीजिंग कर रहा है, तो डिक्रीजिंग हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। नाइदर इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर तो इंक्रीज कर रहा है, एंड नॉट डिक्रीजिंग, तो कहता है इस पर डिक्रीजिंग, तो ये दोनों कंडीशन में 0 से π/2 में इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज होगा ही नहीं, है ना। तो एक कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये और ये, तो इसमें ऑल ऑफ दिस लिखा, अगर ये नहीं रहता तो ये करेक्ट होता, बट इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। आपने देख लिया कि ये जो साइन है कॉस एक्स का, एफ डैश एक्स का साइन 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, तो इस देखिए 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π। नेक्स्ट प्रॉब्लम 30 कहता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू x⁻100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 दिया हुआ इज डिक्रीजिंग 0 से 1, π/2 से π और 0 से π/2 नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर इसका वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x⁻100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, तो अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिएगा तो ये हो गया 100x⁻99 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और ये 0, तो ये हो गया 100x⁻99 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखिए 0 से 1, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये तो ऑलरेडी अगर 0 ही डालिए तो cos 0 डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू 1 और ये 100, तो क्या होगा 100 प्लस 1 101, तो क्या होगा, ये जो इंटरवल है, चूँकि ये क्लोज इंटरवल है, तो इस पर जो है क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग तो होने रही है, ऑप्शन क्या है डिक्रीजिंग है, बट यहाँ क्या हो रहा है, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है इस रेंज पर भी, ए के लिए भी, बी के लिए π/2 से π देखिए, है ना, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, cos π/2 और इसका जो वैल्यू है π/2 से π के बीच में कुछ भी नंबर डालिए, π डालिएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी खुद 100 है और ये क्या है मेरा cos क्या होता है -1 भी डालते हैं जी, π/2 से cos π का वैल्यू -1 होता है, तो इसमें ये 100 है और -1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी पॉजिटिव हो गया। 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता ही है, ठीक है, 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता ही है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो डिक्रीजिंग होने के लिए ना तो ये सेटिस्फाइड करता है, ना ये सेटिस्फाइड करता है, ना ये सेटिस्फाइड करता है, तो कौन होगा, नन ऑफ दिस होता है। देखिए ऑप्शन एकदम क्लियर है बच्चों कि जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो इस रेंज में 0 से 1 के बीच में भी ये पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो रहा है और ये भी पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 30, ये 35 कहता है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ 6x प्लस 5, तो एफ एक्स इक्वल टू है 2x³ 6x प्लस 5। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालिए, क्योंकि इंक्रीजिंग का प्रॉब्लम है, 2 हो जाएगा, इसका x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 6 इंटू 1 प्लस 0, तो ये हो गया 6x² माइनस 6 एफ डैश एक्स इक्वल टू, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, है ना, तो ये हो गया 6² माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6x² इक्वल टू 6, है ना, तो ये हो गया 6x² इक्वल टू 1, तो मेरा x बराबर हो गया प्लस माइनस 1, तो ये x का क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, ये हो गया -1 और ये 1 हो गया -∞, ये आपका इन्फिनिटी। तो बच्चों देखिए x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं तो 1 से बड़ा अगर डालेंगे, सपोज दैट कि 2 डालते हैं, तो 2 डाले 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24 माइनस 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 0 से बड़ा होता है तो ये पॉजिटिव होगा, इसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको बताया प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए इस रेंज में इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, सॉरी ये शॉर्ट में लिख देते हैं, ये इंक्रीज कर रहा है इस दोनों में, और ये यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है, तो ये मेरा जो, अगर हम लोग इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग जो मेरा होता, ये मेरा माइनस, अगर ये होता सिर्फ x लेस देन -1 होता, ठीक है, तो मेरा करेक्ट होता, और अगर x ग्रेटर देन 1 होता तो करेक्ट होता, बट इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट है, लेकिन इस इक्वल के चलते ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाली बात है,
तो इसमें चलिए देखते हैं, अगर ये इक्वल नहीं रहा बच्चों तो यही होगा, और नहीं तो मेरा ये आंसर इसका करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 36। तो बच्चे देखिए 36 में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ये कर्व दिया हुआ, बहुत आसान है, ये हल्का सा प्रॉब्लम है। 3x ईजी है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3, है ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये जो मेरा dy/dx है, स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों, x इक्वल टू -1, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग -1 पुट कर दिए, 3, तो ये हो गया 3 और इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो गया 3 प्लस 3 दैट इज 6 करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम 37, प्रॉब्लम है 37, कहता है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू e⁻x, ये y इक्वल टू 2⁻²x दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कहता है इसका नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले स्लोप तो क्या निकालना होगा, टेंजेंट का e⁻2x इंटू 2 हो गया, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए पहले, है ना। तो ये हो गया dy/dx एट द पॉइंट, कितना पॉइंट हो गया 0 1, है ना, पॉइंट हो गया 0 1 इक्वल टू 2e⁻2 इंटू 0, तो 2 इंटू e⁻0 यानी 2:1 यानी निकल गया 2। बट हमको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो बच्चों ये हो गया 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं 30। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है किसका, ये कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेगा dy/dx इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कितना 0 0 पे, तो ये हो गया dy/dx 0 0 पे cos 0 इज 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 0, अब फॉर्मूला होता y माइनस y1, याद होगा dy/dx, x1 y1 मीन्स 0 0, ठीक है, और x माइनस x1। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर इस फॉर्मूला ये 0 0 यूज़ करेंगे हम लोग 0 0 पे, तो आपका ये हो जाएगा मेरा क्या 0, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। तो ये हो गया y इक्वल टू, ये वैल्यू क्या निकाले आप 1 निकाले, तो 1 इधर हो गया x, तो y इक्वल टू x हो गया। लेकिन ऑप्शन है y इक्वल टू x तो नहीं है, x माइनस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 39 ये है f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 8। तो आप जानते हैं बच्चों इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, ये तो होता है 2x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0, नाउ 6x प्लस 6। उसके बाद इसका क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव तो 6 इंटू 1 प्लस 0 यानी हो गया ये 6। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f'(x) इक्वल टू 0 डालते हैं, ठीक है। तो ये मेरा f'(x) कितना है 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना, प्रॉब्लम यही है। तो मेरा हो जाता है 6x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -1। अब f'(x) में अगर हम लोग चेक करते हैं बच्चों, वैल्यू अगर डालते हैं तो f'(x) पहले से पॉजिटिव है, तो -1 से कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जब नेगेटिव पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डबल डेरिवेटिव का मान नेगेटिव होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव का मान ऐसे होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए, तब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। बस ये पॉजिटिव है इसलिए ये कभी भी क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 40 देखते हैं। ये मेरा फंक्शन है और इसका मिनिमम वैल्यू कहता है, जिसमें है 1/4 हाफ माइनस हाफ √2। तो देखते हैं हम लोग क्या है कि f(x) पहले आप ले लीजिए कि ये हो गया sin x इंटू कॉस एक्स, है ना। तो ये हो गया f'(x), जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिएगा तो आप जो है क्या करते हैं, कॉस को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस x होता है, ठीक है, u इंटू भी किए प्लस कॉस साइन को किए, तो यहाँ पे कॉस x को साइन x को छोड़े, है ना, और कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया। एक बार आप इसको अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो बच्चों ऐसा लिखते हैं हम लोग कि कॉस x डेरिवेटिव ऑफ dx साइन x प्लस
साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी कॉस एक्स, है ना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और ये हो गया साइन एक्स, इधर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। एफ डैश एक्स का मान एफ डैश एक्स हो गया, और ये फॉर्मूला होता है कॉस 2x का। फिर इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, कॉस 2x का, कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, तो ये हो गया -2 साइन 2x सॉरी। तो ये मेरा एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकल गया, चूँकि साइन कॉस 2x का वैल्यू साइन 2x, और इसका जो है 2x का 2 हो गया, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 डाल दे, ठीक है, पुट। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, आप लिख सकते हैं इसी वे में। तो ये मेरा कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आज जब है ना टेन स्क्वायर एक्स, जब इसका निकालते हैं स्क्वायर निकालिएगा तो ये हो जाता है +-1। तो टेन एक्स जो है एक्स इक्वल टू आपका 1 के लिए π/4 और -1 के लिए 3π/4, दो वैल्यू निकला, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव में चेक करते हैं, तो जब जैसे ही x का π/4 डालिएगा तो 2 × sin π/4 यानी π/2 नेगेटिव हो जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये तो हमको लेना नहीं π/4, 3π/4 लेते हैं। तो एफ डबल डैश 3π/4 इक्वल टू -2 साइन 2 × 3π/4। तो ये हो गया -2, ये हो जाएगा साइन 3π/2, और साइन 270 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, -1 होता है ना, -1। तो ये हो गया 2 पॉजिटिव हो गया। मैक्सिमम पॉइंट क्या निकला, 3π/4 पे निकला, ठीक है। तो अब मिनिमम पॉइंट क्या हो गया मेरा, ये 3π/4। तो 3π/4 अब जो है फंक्शन में डालते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ, ठीक है बच्चों, मेन फंक्शन में डालते हैं। तो चलिए प्लेस नहीं है इसलिए इसको हम क्लियर कर लिए कि 3π/4 इसका मिनिमम पॉइंट हो गया। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये मेरा होता है एफ 3π/4, ये हो जाएगा साइन 3π/4, और ये मेरा कितना हो रहा है, कॉस 3π/4। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया। तो साइन 3π/4 यानी कि 45 डिग्री, अगर इसको हम लेते हैं तो साइन पाई माइनस π/4 कॉस पाई माइनस π/4। तो ये मेरा हो जाता है साइन, ये तो साइन π/4 हो जाता है, ठीक है। 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस π/4। तो इसका वैल्यू होता है 1/√2, इधर से हो गया -1/√2। जब दोनों का गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2। तो बच्चों देख लिए कि ये मेरा क्या निकला, -1/2, ऑप्शन सी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना। और वैसे दोस्तों को भी जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, ठीक है। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।